हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अब सारे सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर स्पेशली आपको एग्रीकल्चर डीप में पढ़ के जाना है, सिर्फ ब्रीफ में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पर ये सेशंस को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में रखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड के बारे में कि इनमें से कौन सा एक है जो सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर स्टेट एग्जाम्स के यहाँ पे पूछे हुए क्वेश्चन ही रखे गए हैं। तो देखो भाई, पहली चीज तो भाई सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड क्या हुआ, है ना। हर्बिसाइड आप सबको पता है, हर्बिसाइड, हर्बी मतलब प्लांट, साइड मतलब किल करना, जो प्लांट को किल करता है। ठीक है, स्पेशली हम वीड्स के लिए यूज करते हैं इसको, वीट प्लांट्स को किल करने के लिए। तो होता क्या, हम लोग प्लांट के ऊपर हर्बिसाइड डालते हैं, वीड्स के ऊपर, उनको किल कर देते हैं। बट कुछ ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जिन्हें हम लोग सॉइल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, सॉइल में उनको हम अप्लाई करेंगे, या तो हम सॉइल की सरफेस में उनको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे भाई, स्प्रे कर दो, आप उनको स्प्रे कर सकते हो या फिर ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो होते हैं आपके जो सरफेस सरफेस में अप्लाई करते हैं एक तो हम। दूसरे क्या होते हैं जिनको सब सरफेस में भी अप्लाई किया जाता है, इनके लिए स्पेशल टाइप के नजल्स आते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, सॉइल में इंसर्ट करते हैं 5-10 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर नीचे सॉइल में इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे फिर इनको रिलीज किया जाता है हर्बिसाइड को। ठीक है, तो ये दोनों आपके आते हैं सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड के अंदर। और अगर हम इसका एग्जाम्पल पूछें तो फ्लूक्लोरोलिन आपका एक सरफेस वाला सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड है। ठीक है, और अगर हम सब सरफेस की बात करें तो वहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल आता है क्या, कार्बामेट्स। तो जो हम लोगों ने बात करी वही यहाँ पे लिखी हुई है। वही है कि मतलब ठीक है, वहाँ पे क्या क्या सरफेस में उसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप इनकॉर्पोरेट कर दो तो अच्छी बात है, इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, बट डिपेंड करता है कौन सा हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड का लॉस हो सकता है सनलाइट से खराब हो रहा हो, तो वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं करना। फ्लूक्लोरोलिन के केस में ज़्यादा उसको इनकॉर्पोरेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ऐसी इरीगेटेड कंडीशन में स्प्रे कर दिया जाता है। और सब सरफेस की बात करें तो सब सरफेस मतलब सॉइल के नीचे इसका हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। अलग स्पेशल टाइप के नजल्स यूज किए जाते हैं और आपका 10 सेंटीमीटर तक नीचे होगा, है ना। एक और चीज़ है यहाँ पे क्या, कार्बामेट, इसका एक एग्जाम्पल है साइप्रस प्रोटेंडस के केस में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपने कई बार पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये अभी वेस्ट बंगाल एडियो या किसी एग्जाम का रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना। मैंने क्वेश्चन और ऑप्शन सेम टू सेम जो एग्जाम में पूछे हुए थे वही यहाँ पे उतारे हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट एग्जाम थे, इसलिए फिर मैंने हर स्टेट एग्जाम का फिर नाम मेंशन नहीं किया। ठीक, तो देखो भाई, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब आप टोटल कितना एरिया ले रहे हो डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, इसको करके समझते हैं, है ना। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। देखो इसमें क्या कह रहा है, फार्मर के पास 2 हेक्टेयर का लैंड है, ये 2 हेक्टेयर का लैंड है। खरीफ में वो क्या कर रहा है, क्या लगा रहा है खरीफ में, वो मेज लगा रहा है ना, हाँ मेज लगा रहा है वो खरीफ में दोनों हेक्टेयर में। ठीक है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आप ध्यान रखना कि 2 हेक्टेयर हो गया जो उसने किस में लगा दिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जो आपका मेज का 2 हेक्टेयर हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है वो रबी के केस में, सिर्फ ग्राउंडनट लगा रहा है बट 1 हेक्टेयर में लगा रहा है। ठीक है, तो जो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा वो ये 2 हेक्टेयर प्लस ये 1 हेक्टेयर भी काउंट होगा, टोटल आपका ये 3 हेक्टेयर होगा। ठीक है, और नेट कल्टीवेटेड एरिया भाई 3, ये तो हमारा वो हो गया ना कि हमने अलग अलग सीजन का ऐड कर लिया है। बट नेट कल्टीवेटेड एरिया एक्चुअल में जो एरिया है उसके पास वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2 हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरीके से करेंगे। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो 3/2 इंटू 100 इज 150%। तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए। ये तो उत्तराखंड AA का क्वेश्चन था, क्रॉप फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें जो आपसे थोड़ा कॉमन क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये आपका एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, बट इस बार उन्होंने यही पूछ लिया कि भाई रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते क्या है। ठीक है, उत्तराखंड AA में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहे हैं कि शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप होगा तो उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो देखो होता क्या है ना, ये सब जो ग्रुप है ना, अगर फ्री, अगर मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है किसी शुगर के पास तो ये रिड्यूस हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि दीज आर रिड्यूसिंग शुगर, जैसे आपका ग्लूकोज है, जैसे आपका फ्रक्टोज है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं।
नॉन रिड्यूसिंग की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको पता होगा, नहीं तो आपको याद रखना है, इट इज सुक्रोज। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो सुक्रोज जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस सुक्रोज का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बट अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है तो वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर जैसे ग्लूकोज होता है, बट नॉन रिड्यूसिंग कैसे, सुक्रोज, मतलब इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स अब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है। ठीक है भाई, पैथोलॉजी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिसीज ट्राइंगल, है ना, वो ट्राइंगल आपने देखा होगा, इस तरीके का ट्राइंगल बना देते हैं, है ना, ट्राइंगल बना देते हैं। क्या कहते हैं इसमें, इस ट्राइंगल में कहते हैं कि अगर ये तीनों चीज फेवरेबल हैं तभी डिसीज होगी, वरना डिसीज नहीं होगी। ठीक, एक तो एनवायरनमेंट, जैसे हमें कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड होता है तो उस वो कॉमन कोल्ड कौन करता है, वायरस, है ना, वायरस मतलब कॉमन कोल्ड कौन करेगा, एक होस्ट करेगा, होस्ट होगा। ठीक है, हमें कौन करता है कॉमन कोल्ड, वायरस करता है। इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, हो सकता है जो भी उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, मान लो ठंडी फेवरेबल कंडीशन है, जो भी फेवरेबल कंडीशन होगी उसकी इन्वायरमेंट की। तीसरा क्या हो गया, अच्छा होस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, पैथोजन, है ना, वायरस आपका क्या हो गया, पैथोजन हो गया, और क्या होस्ट, अगर हम ही लोग नहीं होंगे तो कॉमन कोल्ड किसे होगा। ठीक, तो ये तीनों चीजें अगर काम करेगी तभी जाके आपका क्या होगा, तभी जाके कोई डिसीज फैलती है, इसी चीज को हम कहते हैं डिसीज ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने, नेक्स्ट स्लाइड में ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए, अब रेजिस्टेंट होस्ट होगा तो बीमारी कैसे होगी, सप्रेसिव सॉइल, कुछ अलग सा वर्ड लिखा है इन्होंने, फेवरेबल एनवायरनमेंट बिल्कुल होना चाहिए, और वायरुलेंट पैथोजन होना चाहिए। ये तीनों मिलेंगे तभी 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 क्या होगा, क्या होगा, डिसीज होगी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो गया जो इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बना हुआ है, अगर ये तीनों का आपका यहाँ पे अगर मिक्सचर होगा तभी किसी क्रॉप में या किसी चीज को डिसीज होगी, वरना डिसीज नहीं होगी। तो डिसीज ट्राइंगल सिंपल सा, ये तीन चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, है ना, क्या बात है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, देखो अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं, कुछ होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स या ऑथोटेरियन। ठीक है, ऑथोक्रेटिक लीडर्स मतलब अपनी ही मनवानी है, अपनी मनवानी क्या मतलब लास्ट में भी क्या डिसीजन वही अपना लेंगे और वो किसी के ओपिनियन वगैरह नहीं लेते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ऑटोक्रेटिक लीडर कोई वो नहीं होता कि जो चिल्ला रहा है या जो किसी को धमकी दे के अपने काम करवा ले रहा है। ठीक है, वो कोई लीडर नहीं होता वो। ठीक है, वो बस अनप्रोफेशनल चीज़ है कि दूसरों को बस अपना बॉस जमाना है ना, मतलब यही होता है। ठीक है, दैट इज नॉट अ लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर आपका वो नहीं होता। ऑटोक्रेटिक लीडर क्या है कि दूसरे की ओपिनियन नहीं लेना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको काम थोड़ा जल्दी करना होता है, तो उस कंडीशन में आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास है, तो फिर आप थोड़ा जल्दी उन चीज़ों को कर सकते हो, तो वहाँ पे ये ऑटोक्रेटिक लीडर काम आता है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर में ओपिनियन ली जाती है कई लोगों से, बट जो लास्ट में डिसीजन होता है वो आपका जो डेमोक्रेटिक लीडर है उसी का रहेगा। ठीक है, इसने ओपिनियन नहीं ली, डेमोक्रेटिक लीडर ने क्या किया, यहाँ पे पार्टिसिपेशन और लोगों का भी है, और लोग इसमें क्या करते हैं, अपना एडवाइस देंगे। फिर एक होता है लेस इज फेयर। ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है ना, ठीक है, ठीक है, इसको एक और टर्म है इसका। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या होता है, अब इसमें जो लीडर है ना, वो जो मतलब उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ी सी पावर दे देता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी पावर का मतलब वो भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर ले सकते हैं या फिर डिसीजन को ले सकते हैं, पर वो जो डिसीजन लेंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल तो ये लीडर ही होगा। ठीक है, उन डिसीजंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, कोई गलती वगैरह हुई तो फिर भी लीडर के ऊपर बात जाएगी। ठीक है, तो ये आपके तीन टाइप के मेन लीडर हैं। सेल्फ स्टाइल्ड कुछ नहीं होता आपका, बाकी ये तीन जो है आपके मेजर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटोक्रेटिक यहाँ पे क्या होता है, वही है कि आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, आप जल्दी चीज़ों को कर सकते हो। फिर डेमोक्रेटिक को आप पार्टिसिपेटिव भी बोलते हो, क्योंकि कई सारे लोग इसमें होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, बट लास्ट डिसीजन जो होगा वो लीडर का ही होगा। फिर एक है आपका क्या, फ्री रिजाइन या फिर डेलीगेटिव। ठीक है, तो ये टर्म्स भी याद रखना आप, अगर इसको हम लोग अलग क्या क्या बोलते हैं ना, डेलीगेटिव भी बोलते हैं इसको, फ्री रिजाइन भी बोलते हैं, कि ये क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग की पावर जरूर देता है, बट ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबल लास्ट में जाके आपका लीडर ही होगा, है ना, वरना लीडर किस बात कर रहा, सभी कर ले अपने हिसाब से। ठीक है, चलो भाई, सॉइल से क्वेश्चन है, सॉइल केमिस्ट्री भी किया, मिनरल न्यूट्रिएंट बोलता है ना, पोटेशियम से क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अगर हमें क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू एसेस द इमीडिएट फर्टिलिटी लेवल ऑफ अ गिवन सॉइल फॉर, मतलब सॉइल, अगर आपका सॉइल में पोटेशियम की फर्टिलिटी कितनी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सॉइल में पोटेशियम की फर्टिलिटी कितनी है, उसके लिए हम लोग
कौन सी पोटेशियम की फॉर्म को चेक करेंगे, है ना। सॉइल को आप चेक करोगे कि भाई अगर ये चीज़ है तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें जो पोटेशियम है वो आराम से बहुत ईजिली प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वो टोटल पोटेशियम हम चेक करेंगे, या फिर एक्सचेंजेबल, वाटर सोल्यूबल, या फिर जो सिल्ट के साथ के टाइटली बाइंड है, ठीक है। तो देखो सॉइल में के अलग अलग तरीके से होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम में पूछता है आपसे परसेंटेज भी पूछता है भाई कि 0.1% किसका होगा, या फिर आपसे कहेगा सॉइल सॉल्यूशन में कितना पोटेशियम होगा, ठीक है। तो देखो एक बेसिक टर्म है, मतलब ये एक बेसिक टर्म है जो आपको हर जगह ध्यान में रखना है। अगर कहीं भी आपका सॉइल सॉल्यूशन मेंशन होता है, ठीक है, या फिर वाटर सोल्यूबल भी चल जाएगा, सॉइल सॉल्यूशन या वाटर सोल्यूबल, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ प्लांट को बहुत ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। हम जैसे एक्टिव एसिडिटी की बात करते हैं वो सॉइल सॉल्यूशन में होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें फॉस्फोरस के केस में भी होता है आपका सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं या वाटर सोल्यूबल के की बात करते हैं, वही होता है जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस टेबल के थ्रू समझ लेते हैं और ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है सॉइल सॉल्यूशन के, ठीक है। सॉइल सॉल्यूशन पोटेशियम जो इजीली प्लांट को अवेलेबल होगा, पर ये आपका सबसे कम होता है, 0.1 से लेके 0.2% होता है, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे क्या है कि ये इजीली आपका अवेलेबल है, इसलिए प्लांट अपटेक कर लेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ले लेंगे, इसलिए इसका कंसंट्रेशन भी बहुत कम है और लीचिंग लॉस भी इसी का ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरा एक्सचेंजेबल, सॉइल के साथ थोड़ा बहुत जो पोटेशियम है, सॉइल नेगेटिवली चार्ज है तो थोड़ा बहुत पोटेशियम सॉइल के साथ बाउंड है, ठीक है। अब ये भी प्लांट थोड़ा बहुत ले सकते हैं पर बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बाउंड भी है, ये सारा का सारा रिलीज नहीं होगा, थोड़ा बहुत रिलीज होगा, पर रिलीज ये प्लांट में नहीं होगा। रिलीज ये क्या होगा, आपका सॉइल सॉल्यूशन से प्लांट उठाता जाएगा और यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम होगा तो एक्सचेंजेबल वाले से थोड़ा बहुत यहाँ आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद है भाई नॉन एक्सचेंजेबल। अब पोटेशियम बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है जो रिलीज ही नहीं होगा, या फिर बहुत थोड़ा थोड़ा इधर रिलीज होगा। और लास्ट में आता है स्ट्रक्चरल के, कि जो आपके मिनरल्स है उसके स्ट्रक्चर के अंदर है ना, जैसे आपका माइका वगैरह हो गया, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में ही पोटेशियम लगा है, तो ये तो आपका रिलीज ही नहीं होगा। सालों बाद जब धीरे धीरे वेदरिंग होगी तब जाके ये पोटेशियम कहीं रिलीज होगा। तो ये सारे परसेंटेज आपको याद रखने हैं कि 0.1 से 0.2% है, 1 से 2% है आपका, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपका 10% है, ठीक है, 1 से 2% हो गया वो, ये आपका कितना है, ये आपका 10% होगा, और यहाँ पे आपका आ गया 90 से 98% हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं किसका कितना परसेंटेज है, इट इज इम्पोर्टेंट, तो इसको सही कर लेना, 10% यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। भाई बताओ ये कौन से एग्जाम में आया था, ये भी आया था, है ना, ये भी आया था, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कह रहे कि भाई अगर आपके पास कैटल्स का जो नंबर है वो 10 से कम है तो कौन सा हाउसिंग मेथड आप यूज करोगे, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि सिंगल रो सिस्टम, एक है आपका डबल रो सिस्टम, है ना, मेन यहाँ पे यही दो हैं। सिंगल रो में क्या होगा, यहाँ पे आपका फीड है और यहाँ पे कैटल्स है, नाम से जैसा समझ आ रहा है सिंगल रो। फिर एक आता है आपका डबल रो सिस्टम। डबल रो सिस्टम क्या हुआ, देखो डबल रो में ये है कि ये दो टाइप के हैं, डबल रो दो टाइप के, ठीक है। दो टाइप के कैसे हैं, ये फीड यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, कुछ कैटल्स होंगी जो इधर की तरफ फीड करेंगी, है ना, इनका माउथ इधर होगा, इधर खाएंगी, और उनके लिए क्या है दूसरी तरफ ऐसा है, और बाकी जो कैटल्स हैं वो इस तरीके से होंगी, ठीक है, इनका माउथ इधर ही इधर खाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं टेल टू टेल डबल रो सिस्टम, टेल टू टेल, है ना, इनकी टेल क्या है सामने आ गई। फिर एक क्या होता है कि बीच में कॉमन है जिसमें फीड भर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसका माउथ है और इधर से दूसरी वाली का माउथ है ना, नेक्स्ट में इमेज देखते ही समझ जाओगे। तो ये होता है हेड टू हेड, इनके हेड क्या है आपस में सामने है। बट अगर बहुत कम नंबर है तो आप सिंगल रो से ही काम चला सकते हो, जैसे अगर 10 से कम है या 10-12 के आसपास है आप सिंगल रो में काम चलाओ। अगर ज़्यादा है 50 जा रहे हैं आपके नंबर है ना, या फिर मतलब 20 है या ज़्यादा है तो आप फिर डबल रो का यूज करोगे। तो आपके 10 से कम है तो आप सिंगल रो सिस्टम को यूज करोगे, ठीक है। तो आपका हाँ ठीक है, तो ये आपका काउ शेड आ गया, ठीक है, जो अभी हमने बात करी। और ये देखो आपका ये है ना, ये आपका टेल टू टेल सिस्टम हो गया, टेल इनके पास में आ गई, और इधर हेड टू हेड सिस्टम हो गया, इनके हेड जो है पास में आ गई, ठीक है। तो ये आपका काउ सेट के बारे में है। एसिड सल्फेट सॉइल्स, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम एक सॉइल ऑर्डर आपने सुना होगा हिस्टोसोल्स, जो इंडिया में अपसेंट है, ये इंडिया में क्या है, ये अपसेंट है ना, पीट एंड मग सब इसके अंदर आ जाता है, ऑर्गेनिक सॉइल है, ये इंडिया में अपसेंट है, बट थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। ऑर्गेनिक सॉइल आप कह सकते हो थोड़ा देखने को मिल जाती है, कहाँ, केरला में देखने को मिल जाती है, ठीक है। आपको थोड़ी ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो केरला में देखने को मिल जाती है, स्पेशली आपकी जो एसिड सल्फेट सॉइल है, ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, अभी नहीं बताने का मन है।
तो केरला में आपको देखो याद रखने की एसिड सल्फेट सॉइल आपको ज़्यादातर केरला में देखने को मिलती है और वहाँ इसको बोला जाता है करी सॉइल्स। वहाँ इसको क्या बोलते हैं? करी सॉइल्स, ठीक है। और ये आपकी जनरली क्या होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं। देखो भाई, ये आपकी जो एसिड सल्फेट सॉइल है वाटर लो कंडीशन में होती है, वाटर लो कंडीशन में तो होती है, ठीक है। फिर वाटर ड्रेन करता है, फिर आपका H2SO4 बनता है। तो वाटर लो कंडीशन अगर बहुत टाइम तक होती है तो वहाँ ऑर्गेनिक मैटर बनता है और वहीं पे ऑर्गेनिक सॉइल डेवलप होती है, ठीक है। तो करी सॉइल्स तो आपको याद होना चाहिए कि करी कहाँ है, आपका केरला में है, और वही आपका ऑर्गेनिक सॉइल भी है, ठीक है। रिपीटिंग स्पोर इन वीट स्टेम रस्टीज, बहुत बार देखो आपसे रस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है ना, वीट रस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आपको मतलब इसके दो होस्ट होते हैं ना, एक आपका बारबरी होता है जो इंडिया में एब्सेंट होता है, टेम्परेट रीजन में होगा, और दूसरा आपका वीट होता है। तो इंडिया में तो क्या होता है, इंडिया में आपका वही है कि आपका जो हिल एरियाज है वहाँ पे आपका इसका रस्ट का स्पोर रहता है हिल एरियाज में, क्योंकि टाइमिंग अलग है ना, वीट वहाँ अलग लगेगा, प्लेन्स में अलग लगेगा, तो इसलिए वो आपका इधर ही से उधर घूमता रहता है, ठीक है भाई। क्या करें, रिपीटिंग स्पोर्स है ना, जल्दी बताओ भाई, रिपीटिंग एंड रेस्टिंग स्पोर्स कौन कौन से होते हैं इसमें। देखो होता क्या है ना, बारबेरी के अंदर आपका आता है पिक्नियोस्पोर्स। क्या आता है? पिक्नियोस्पोर्स। कुछ नहीं, ये सिंगल एन होता है, सिंगल गैमीट होता है, एन होता है, इस तरीके से हो गया ये आपका पिक्नियोस्पोर, ठीक। पिक्नियोस्पोर उड़ेगा, पिक्नियोस्पोर उड़ेगा और जाएगा बारबेरी के प्लांट में कोई दूसरे पिक्नियोस्पोर के पास, दूसरे पिक्नियोस्पोर के पास आएगा, ठीक है, दूसरे पिक्नियोस्पोर के पास आएगा तो बन जाएगा N+N, जिसको हम कहते हैं एसियोस्पोर्स। एसियोस्पोर्स अभी भी बारबेरी प्लांट पे चल रहे हैं हम लोग, एसियोस्पोर्स, ठीक है। ये जब आपस में ये N+N बन गया तभी नीचे एक ट्यूब सी बनाएगा, नीचे ट्यूब बनाएगा और लीफ की नीचे की तरफ जो है आपका एसियोस्पोर्स डेवलप होने लग जाएंगे। ये एसियोस्पोर्स बन गए, लीफ के नीचे ट्यूब बनी और नीचे एसियोस्पोर्स बन गए। अब ये एसियोस्पोर्स, ये सब बारबेरी के अंदर होगी, दो स्टेप्स हो गए हमारी। अब ये एसियोस्पोर्स, ये क्या है, N+N है, ये एसियोस्पोर्स जाएंगी, उड़ेंगे और ये जाके इन्फेक्ट करेंगी वीट को और वीट में जर्मिनेट करेंगी और बनेगा यूरिडियोस्पोर्स। और यूरिडियोस्पोर की खास बात है कि यूरिडियोस्पोर वीट में बना अब लगातार सिर्फ और सिर्फ यूरिडियोस्पोर ही बनता रहेगा और जो अगल बगल के वीट के प्लांट है उन सबको यूरिडियोस्पोर इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग स्पोर्स। किसको? यूरिडियोस्पोर। ये भी आपका N+N है। अब होता क्या है, जैसे वीट का सीजन एंड होने वाला होता है तो यूरिडियोस्पोर बनना बंद हो जाएगा। अब यूरिडियोस्पोर बनना बंद होता है, फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका टीलियोस्पोर। यूरिडियोस्पोर बनना बंद होगा, बन जाएगा टीलियोस्पोर्स। क्या बन जाएगा? टीलियोस्पोर बन जाएगा, ठीक है, टीलियोस्पोर बन जाएगा। यूरिडियोस्पोर था, फिर आ गया हमारा टीलियोस्पोर बन जाएगा। टीलियोस्पोर आपका डोरमेंट इस कंडीशन है, क्यों? ताकि ये सर्वाइव कर सके विंटर को, ये डोरमेंट कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो टीलियोस्पोर बना, डोरमेंट कंडीशन है, और लास्ट में जब आपका फेवरेबल कंडीशन आती है तब टीलियोस्पोर जर्मिनेट करता है, ठीक है। अभी भी आपका ये टीलियोस्पोर 2n होता है और ये जब जर्मिनेट करेगा तो इसमें मियोसिस होती है और 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? एन होते हैं। और यही बेसिडियोस्पोर फिर जाएंगे किसमें? बारबरी के पास और बनाएंगे आपका पिक्नियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है वीट रस्ट की, कभी पढ़ना इसको अच्छे से, कभी क्या पढ़ ही रखा होगा वैसे, है ना, कितने टाइम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? यूरिडियोस्पोर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये आपका है आई थिंक उत्तराखंड AAO का क्वेश्चन एक और है। क्या कह रहा है कि आपका डिसीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस कौन सा एलिमेंट है जो प्रोवाइड कराता है, ठीक है, डिसीज और इंसेक्ट एलिमेंट्स। तो हमेशा मैं इसके बारे में सबसे पहली चीज़ यही बताता हूँ कि दिस एलिमेंट प्रोवाइड टॉलरेंस। क्या करता है? टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंस या सहन शक्ति, है ना। टॉलरेंस प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग? एक हो गया आपका विंटर हार्डीनेस, हाँ। एक हो गया ड्रॉट, सूखेपन, ड्रॉट मतलब सूखेपन नहीं, सूख गया मतलब वाटर की कमी है, उसके लिए टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरा विंटर हार्डीनेस, है ना, मतलब अगर कोल्ड ज़्यादा पड़ रहा है तो उसके लिए भी आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसीज एंड पेस्ट, ठीक है। ये आपका सारा का सारा काम किसका है? इसीलिए इस एलिमेंट को जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में यूज करते हैं कि आप ये एलिमेंट अगर यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पेस्टिसाइड वगैरह कम डालना पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट को भी ये क्या करेगा? थोड़ा सा कंट्रोल करता है। एंड दिस एलिमेंट इज पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत सारी इंजाइम्स है जिनको एक्टिवेट करता है। इट एक्टिवेट्स मोर देन 80 इंजाइम्स। वेरिएशन विद इन अ प्योर लाइन इज ड्यू टू, बड़ा आसान से क्वेश्चन है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो भाई, प्योर लाइन आपको पता है कि क्या है? प्योर लाइन में जेनेटिक जो चीज़ें वो सारी की सारी सेम है। अब उनका जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर उनमें कोई चेंजेस आता है,
ठीक है। उसके बाद वो फिर से जब प्योर लाइन आपका अगर मेंटेन रहेगा तो वो चेंजेस आपका हेरिटेबल नहीं होगा, मतलब उनमें वो उनकी ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा, जो उनमें आया वो उन तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चेंज है वो इन्वायरमेंट की वजह से आया होगा, ना कि जेनेटिक कॉजेस की वजह से आया होगा, ठीक है। तो प्योर लाइन में जो चेंजेस हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं। अब देखो ये आप स्केरिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन आप सबको पता है, बट इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। पता है तो अच्छी बात। देखो इसमें है क्या, देखो क्या क्या रहा है, फिजिकल डोरमेंसी कॉज बाय हार्ड सीड कोट इज ओवरकम बाय, ठीक। देखो डोरमेंसी दो तरीके से आती है। एक क्या होता है कि आपको जो सीड है उसका सीड कोट हार्ड है। अब सीड कोट हार्ड है तो अंदर क्या है, अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा। अब भाई सीड कोट हार्ड है तो एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको हम फिजिकली तोड़ने की कोशिश करते हैं, सीड कोट के ब्रेक डाउन या लूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिजिकली के लिए केमिकल वगैरह भी कुछ यूज किए जाते हैं, ठीक। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, स्कैरिफिकेशन, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि सीड कोट तो आपका एकदम ठीक है, सीड कोट आपका लूज है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, बट अंदर का जो एम्ब्रियो है उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही, इसलिए वो ही जर्मिनेट नहीं कर रहा। तो इस केस में हम करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग टेम्परेचर का डिफरेंस लाते हैं ताकि एक एम्ब्रियो को सूटेबल कंडीशन मिले और एम्ब्रियो जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फिजिकल डोरमेंसी की बात करी, सीड कोट को लूज करेगा कौन, स्केरिफिकेशन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस इन सॉइल कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ, भाई अगर सॉइल में फॉस्फोरस ज्यादा है तो क्या कम हो जाएगा। देखो बहुत सारे एलिमेंट जिनका आपस में थोड़ा सा रहता है कि ये ज़्यादा है तो दूसरे को कम करेगा, ये कम है तो दूसरे को ये करेगा, ठीक है। बट आपको वो याद होना हो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें फॉस्फोरस का, ठीक है। फॉस्फोरस हैज एन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, है ना, ये वर्ड भी याद रखना, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक एक तरीके से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा अपोजिट मतलब ही इसका, है ना, कि मतलब फॉस्फोरस अगर ज़्यादा है तो जिंक आपका कम अवेलेबिलिटी होगी, और जिंक ज़्यादा है तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो आपका फॉस्फोरस एंड जिंक शोज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो फॉस्फोरस इन सॉइल कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इज द राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, पूसा बिन इज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग, है ना, अलग अलग टाइप के स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी हमारा डब्ल्यू का क्वेश्चन ही था, हमारा नहीं मतलब उत्तराखंड का डब्ल्यू, है ना, हमने भी दिया था इसलिए बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो पूसा बिन क्या होता है आपका, एक कुछ नहीं है, ब्रिक्स वगैरह लगा दी, मड वगैरह लगा दिया, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया, ऐसा रेक्टेंगुलर से एक स्टोरेज स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करते हैं, बना देते हैं। नीचे एक छोटा सा ऐसा पाइप सा लगा होता है, ऐसा, है ना, मतलब ऐसा पाइप से होता है जिससे क्या होता है, फूड ग्रेन बाहर आ सकता है, ठीक है। इसको बंद करके रखते हैं, अब खुला रखोगे तो सारा फूड ग्रेन बाहर आ जाएगा ना भाई, तो इसे बंद करके रखेंगे हम, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा एरिया हम लोग रखते गए हैं, क्यों, ताकि इसमें फूड ग्रेन्स को लोड कर सकें। अब मैंने 10 बार फूड ग्रेन बोल दिया तो इसका आंसर भी आपका फूड ग्रेन्स और सीड्स, है ना। आपके जनरली जो ग्रेन्स और सीड्स होते हैं, है ना, राइस के भी रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपका पूसा बिन में रखे जाते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक स्टोरेज का तरीका है। तो इसी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से बना हुआ है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्टोरेज स्ट्रक्चर जो एयर टाइट बनाया गया है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लेना, वही है कि नीचे एक पाइप सा लगा होता है जिससे ग्रेन्स को बाहर निकालते हैं, फिर प्लास्टिक वगैरह कवर करी जाती है ताकि थोड़ा सा एयर टाइट भी रहे, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका पूसा बिन, ठीक है। बस एक या दो क्वेश्चन और हैं। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ये तो सबको पता ही है ना, ये तो क्या ही बताना। हिलेल किसके फादर हैं, इसमें मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया ना, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम स्टेट एग्जाम में आए थे वो उठाए, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट पहला दूसरा और ये आपका बस ये दो ऑप्शन मैंने चेंज किए, बाकी सारे ऑप्शन भी सेम है, ठीक है। दो ऑप्शन बस चेंज किए, क्यों चेंज किए, क्योंकि भाई आपको ये भी पता होना चाहिए, हिलेल फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, जेडब्ल्यू लेदर फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस प्लस फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। बट अब अगर हम ओवरऑल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जस्टिस वोन लाइबेग इज फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड एस विनोग्रेड्स्की इज फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, इसके अलावा आप लोग को एक और चीज पता होनी चाहिए, एक होता है आपका प्रिल, जो जनरली यूरिया इंडिया में मिलता है वो आपका इसी फॉर्म में मिलता है ना, प्रिल फॉर्म्स में, और एक होता है आपका यूएसजी, यूरिया सुपर ग्रैन्यूल्स होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें और आपको थोड़ा सा जाननी चाहिए। तो यूरिया में देखो क्या करते हैं ना, जब भी यूरिया हम लोग बनाते हैं ना, तो यूरिया में क्या होता है, जब उसको एक बार मेल्टिंग पॉइंट आता है तो यूरिया डिकम्पोज होने लगता है और उससे अमोनिया की स्मेल से निकलने लगती है। अमोनिया की अगर यूरिया से ऐसी स्मेल आने लगी उसको बनाते हुए टाइम, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब यूरिया में क्या हो गया, बायूरेट बनने लग गया।
और बायूरेट क्या होता है, टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए ना, पर इतनी प्रॉब्लम बायूरेट की होती नहीं है। बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हमने इसकी लिमिट लगा दी है कि अगर आपको सॉइल में डालना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, तो 1.5% तक ही इसकी लिमिट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना प्लांट के लिए टॉक्सिक होगा। अगर आपको फोलियर एप्लीकेशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ 0.5% तक ही आपका होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये भी प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिल्ड यूरिया, ये साइज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है आपका, ठीक है, आपका आधे सेंटीमीटर से भी कम है, और ये आप कह सकते हो लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास है आपका यूरिया सुपर ग्रैन्यूल्स, ये आपका बड़े साइज का यूरिया है, ठीक है। तो यूरिया सुपर ग्रैन्यूल का क्वेश्चन भी डब्ल्यूओ के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आज के लिए, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चंस को देखो, कई सारे क्वेश्चंस, मतलब कई सारे क्या, कुछ ही क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखो, चेक करो कि आपसे कितने हुए कितने नहीं हुए, और जो आपको नहीं हुए उन टॉपिक को एक बार दोबारा जाके पढ़ो, फिर से उसको अच्छे से पढ़ो, और फिर वापस उसके एमसीक्यूज सॉल्व करो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में आपसे, ठीक है।